अब जो हम लोग निकालते हैं एंगल कॉन्ट्रैक्शन, एक बिल्कुल नई टर्म आ गई आपके लिए, एंगल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ एंगल कॉन्ट्रैक्शन, एंगल कॉन्ट्रैक्शन इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास कोई बॉडी इस प्रकार से दे रखी है, कोई एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला, और ये जो है कंप्लीट जो मूव कर रहा है, ठीक है ना भाई, ये एंगल मान लो 60 डिग्री का है और ये पूरा का पूरी बॉडी जो मूव करे इस साइड में, तो कहता है उसके एंगल में भी चेंज आएगा, एंगल में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, एंगल में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो वो कैसे निकालनी है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसका एंगल थीटा मान लिया, एक काम करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये इसका बेस हो गया, ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ से बताओ tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा बताओ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, h अपॉन में b। अच्छा मुझे बताओ कि जो h है आपका h, उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, h में तो h तो कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो ये इधर मूव करेगा तो इसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, केवल बेस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan अल्फा डैश, तो एंगल में कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा, अल्फा डैश आएगा, दैट इज इक्वल टू h, तो h ही रहेगा, अपॉन में b में कितना कॉन्ट्रैक्शन आएगा, b में आएगा b डैश, h अपॉन में कितना आएगा, b डैश आएगा भाई, h डैश अपॉन में b डैश, h डैश में चेंज आएगा नहीं, b डैश में चेंज कितना आएगा, b1 माइनस का v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये आपका लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। तो बेस जो b है इसमें इतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा h अपॉन में b क्या होता है बताओ, tan अल्फा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस का v स्क्वायर बाई c स्क्वायर का रूट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan अल्फा डैश इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू में आपका गामा, ठीक है ना, tan अल्फा इंटू क्या आएगा आपका गामा आएगा। ये होता है आपका क्या, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है भाई, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलें क्या भाई, सॉरी एंगल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आपको एंगल में कॉन्ट्रैक्शन निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, tan अल्फा डैश इज इक्वल टू tan अल्फा, यहाँ से tan अल्फा निकालोगे इनटू आपका गामा कर देना, जितनी वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है उतनी वेलोसिटी 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल करवाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं, क्वेश्चन जो ट्राई करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि आपका जो है लाइट इज एमिटेड फ्रॉम ए कार, ठीक है ना, लाइट इज emitted from a torch, ठीक है ना। एक टॉर्च से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, लाइट इज एमिटेड फ्रॉम ए टॉर्च विच मूव्स, टॉर्च जो है खुद मूव कर रही है, विच मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड 3c/5 मान लीजिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 13c/12, यहाँ पे 12c/13, ठीक है ना। 12c/13 स्पीड से जो है हमारी लाइट, जो टॉर्च जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो टॉर्च इतनी स्पीड से मूव कर रही है, लाइट आपको पता है लाइट की वेलोसिटी आपकी c होती है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है इफ डायरेक्शन ऑफ बीम मेक्स 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है विद वेलोसिटी ऑफ टॉर्च, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करना है एक बार इसको। वेलोसिटी ऑफ टॉर्च जो अगर इधर है तो उसके साथ हमारा जो बीम है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ टॉर्च इन टॉर्च फ्रेम, टॉर्च के ही फ्रेम में बता रहा है ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल मेजर्ड इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है ना, फाइंड यानी एंगल में कॉन्ट्रैक्शन निकालना भाई, एंगल मेजर्ड इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है ना। समझ गए आप भाई, आपका जो है ये वाला ग्राउंड फ्रेम हमने मान लिया एस फ्रेम, यहाँ पे आपकी टॉर्च जो है वो मूव कर रही है, टॉर्च जो है वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से बताओ, 12c/13 वेलोसिटी से। और यहाँ पे जो है लाइट जो है वो जा रही है कितने एंगल पे, 60 डिग्री के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में बना रहा है। ये पूछ रहा है कि भाई टॉर्च के फ्रेम में एंगल 60 डिग्री है, तो आपको ये वाला बताना है, मतलब एंगल इन एस डैश फ्रेम, ठीक है ना। तो आपको tan अल्फा निकालना है, मतलब आपको tan अल्फा डैश गिवन है कितना है, 60 डिग्री, तो tan अल्फा डैश निकालना है अपने को। क्लियर बात समझ में आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अपन कर लेंगे। अच्छा अब मान लो कि जो टॉर्च ने जो आपकी जो बीम जो है लाइट का छोड़ा है, तो लाइट का जो स्पीड होती है वो आपको पता है c होती है भाई। यहाँ से जो लाइट जा रही है, फोटोन जा रहे हैं, वो c की स्पीड से जा रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, c हो गई। अब उस c का मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट ऊपर की साइड में होगा, इसको हम लोग लिखेंगे c sin 60, और एक लिखेंगे यहाँ पे आएगा c cos 60, ठीक है ना। cos 60 बताओ कितना होता है 1/2, और sin 60 कितना होता है बताओ √3/2 इंटू c।
तो दो कंपोनेंट मैंने कर लिए, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। आपको पता है कि इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल इसी कंपोनेंट में चेंज आएगा, ठीक है ना। अब बताओ हमें क्या करना है, अब मुझे करना है कि भाई एस डैश फ्रेम में वैल्यू पूछी है और एस फ्रेम से देखने पे, भाई इस फ्रेम से देखने पे मुझे एंगल कितना दिखेगा। तो मुझे आपको पता लग गया होगा कि मुझे आपको कौन से लगाने हैं, आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, ठीक है ना। तो इनवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं मैं, तो इनवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे। सबसे पहले वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स डैश इज इक्वल टू, तो मुझे इनवर्स लगाना तो वी एक्स आएगा, वी एक्स डैश प्लस का कितना आएगा वी आएगा, 1 माइनस का जगह प्लस आएगा वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। याद है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, जहां जहां पे आपका प्राइम है वहां पे नॉन प्राइम आएगा, जहां जहां पे आपका नेगेटिव साइन है वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है वी एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी एक्स डैश अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपने को सारी वैल्यूज पता है, बता दीजिए वी एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी, बताओ वी एक्स डैश की वैल्यू कितनी, बताओ एक्स डैश में वेलोसिटी कितनी, बताओ c/2 कितनी है, c/2 है, ठीक है ना। प्लस में v वेलोसिटी ऑफ फ्रेम कितनी, बताओ यहाँ पे आएगी, प्लस में लिखेंगे यहाँ पे 12c/13 कितना आएगा, 12c/13 मतलब टॉर्च की वेलोसिटी जो है वो फ्रेम की वेलोसिटी मानेंगे, मतलब मूविंग फ्रेम इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। अपॉन में 1 प्लस में वी एक्स डैश यहाँ पे आएगा c/2 12/13c अपॉन में c का स्क्वायर, ठीक है ना। तो साफ दिख रहा है सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा ऊपर एलसीएम लेंगे 13 दूनी 26 आएगा, यहाँ पे 13c प्लस का कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा 12c अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस का आएगा 12 अपॉन में 26, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे 13 प्लस 12 कितना होगा बताओ, ये वाला आएगा 25c अपॉन में 26 अपॉन में कितना आएगा 26 और 12 कितना आएगा 36 38 अपॉन में 26 26 से 26 कैंसिल हो गया 25 अपॉन में 38c। ये आपकी आ गई है वेलोसिटी इन एक्स डैश, वेलोसिटी इन क्या आ गया आपकी एक्स डैश आ गई है, ठीक है ना। इतनी वेलोसिटी आएगी, ठीक है ना। या कुछ हमने गड़बड़ करी यहाँ पे, सही है बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोस थीटा वाली पुट करनी है एक्स में और यहाँ पे हमने पुट कर दिया सोल्व कर लिया, इतनी वेलोसिटी आपकी एक्स में आ गई। सिमिलरली आप वाई के लिए और निकालो, ठीक है ना। किसके लिए निकालो, वाई के लिए। तो वाई के लिए निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे। वी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आना चाहिए वी वाई डैश और 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस की जगह वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। तो बताओ वहाँ पे माइनस है, वहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्राइम आएगा, बिल्कुल सही। ये होता है आपका इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने चेंज कर दिया है। देखो याद रखना है कि माइनस की जगह प्लस यहाँ पे करना है, गामा के अंदर कोई चेंज नहीं आता, गामा एक कांस्टेंट है, गामा वाले माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो माइनस था वो प्लस का आएगा, एक्स की जगह एक्स प्राइम आएगा, यहाँ पे वाई की जगह वाई प्राइम आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है। अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ 25/38c, ठीक है ना, याद रहेगी मुझे। ये डाटा जो है 25/38c की वेलोसिटी मुझे यहाँ पे मिली है। अच्छा इसको पुट कर दीजिए, वी वाई इज इक्वल टू आएगा, वी वाई डैश बताओ कितनी है, वी वाई डैश आपकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है, √3/2c, ठीक है ना, वाई के अंदर वी साइन थीटा, ठीक है। ये वाला कितना आएगा 1 माइनस का वी स्क्वायर, वी कितनी बताओ 12c, तो ये आएगा 144 सी स्क्वायर बाई 169 और यहाँ पे सी स्क्वायर का रूट अपॉन में कितना है 1 प्लस में वी एक्स प्राइम बताओ कितनी है, वी एक्स प्राइम आपकी कितनी थी c/2, तो ये आएगा सी स्क्वायर बाई c/2 और वी एक्स कितना बताओ √3/2c अपॉन में कितना है सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा वी वाई इज इक्वल टू √3/2c और यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 169, एलसीएम लोगे 169 माइनस 144 आपका 25 अपॉन में 169, इसका रूट लोगे तो कितना आएगा 5/13 अपॉन में आएगा कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस का √3/4, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 प्लस √3/4, ये आएगा 4 प्लस का √3/4 आ जाएगा। यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, ये आएगा 5 इंटू √3c अपॉन में कितना आएगा 26 इंटू आएगा 4 प्लस का 4√3 और इंटू क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। ये आपकी y की वेलोसिटी आ गई है, किसकी वेलोसिटी आ गई भाई y की वेलोसिटी आ गई है। क्लियर बात समझ में आई। 3c/20c/c cos 60 आपका cos 60 कितना होता है √3/1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, यहाँ पे
एक गड़बड़ हमने कर दी यहाँ पे, वी एक्स डैश जो हो सी बाई टू लेनी थी, हाँ सी बाई टू ली, बिल्कुल सही है, सी बाई टू लेनी है। और वी वाई डैश, वी की वेलोसिटी अपने को लेनी थी 12 सी बाई 13। थोड़ी सी मिस्टेक हमने की कैलकुलेशन में, एक बार फिर से देखो यहाँ पे, एक बार देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो y वाली आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें नीचे वी एक्स प्राइम ही आएगा। तो वी वाई डैश कितना मेरा, वी वाई डैश तो ऊपर वाला है, तो ये मेरा आएगा √3/2c, √3/2c। ये आपका c साइन कितना आएगा, c साइन 60 आ जाएगा ये वाला, तो ठीक है ना। 1 माइनस का कितना आएगा बताओ, 1 माइनस का v स्क्वायर का मतलब है आपकी वेलोसिटी कितनी है 12 सी बाई 13, तो ये आपका 144 सी स्क्वायर अपॉन में 169 का सी स्क्वायर, ये तो अलग ही गामा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अपॉन में देखो 1 प्लस अपॉन में सी स्क्वायर, तो सही है। v इंटू वी एक्स, वी कौन सी वेलोसिटी है, फ्रेम की वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, 12 सी अपॉन में 13 सीधा लिख देता हूँ, इंटू वी एक्स प्राइम। अब वी एक्स प्राइम जो आपके ये वाली वेलोसिटी है सी बाई टू, कौन सी है, सी बाई टू है, तो सी बाई टू बताओ कितनी होती है, सी बाई टू यहाँ पे आएगी आपका v cos 60, ठीक है ना, तो आपका c/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब सोल्व करते हैं इसको, अब सोल्व करना बहुत आसान हो गया। vy इज इक्वल टू √3/2c, तो कांस्टेंट है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5/13। सोल्व कर लिया था पहले ही, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, बाकी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका 1 प्लस का सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 2 से कैंसिल, 6/13, तो 1 प्लस का कितना आएगा 6/13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, 19/13, 19/13, 13 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 5√3c अपॉन में कितना आएगा 38, ठीक है ना। ये आ गया है 5√3c अपॉन में 38। अब ये वेलोसिटी आई थी 25/38c, और ये आ गई आपकी कितनी 5√3c/38, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब इन दोनों वेलोसिटीज को क्या करोगे आप पुट करोगे और इसका क्या निकाल दोगे, रिजल्टेंट निकाल लोगे, ठीक है ना भाई। एक वेलोसिटी x में, एक आपकी y में, दोनों को सोल्व कर लेना और आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट आंसर। क्लियर बात समझ में आई। तो ये था आपका एंगल में ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, मतलब आपका जो एंगल है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब कोई बॉडी जो है किसी एंगल के ऊपर मूव करिए तो उसके एंगल में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आई। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर एंगल में ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसका, तो आप क्या करोगे बताओ, आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे tan अल्फा डैश इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू गामा, यही तो होता है। tan अल्फा इंटू क्या होता है, गामा होता है। तो यहाँ पे tan अल्फा कितना होगा, tan वी वाई अपॉन में वी एक्स होगा, ठीक है ना। वी वाई अपॉन में वी एक्स होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी वी वाई है, ये वाली वी एक्स हो गई। दोनों वेलोसिटीज आपको पता है, तो पता है तो पुट कर दीजिए, बताओ कितना आएगा। tan वी वाई कितना बताओ 5√3c अपॉन में 38, और वी एक्स कितनी बताओ 25c अपॉन 38, 38 से 38 कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 10 आपका 5√3 अपॉन में 25, तो 25 से कैंसिल हो गया, √3/5 आ गया। तो ये आ गया आपका 10 √3 कितना आ गया है 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका है। इसको अगर निकालना तो क्या करोगे आप, 10 इनवर्स कर दोगे आप, ठीक है ना। तो tan इनवर्स आपका आएगा √3/5 वी वाई अपॉन में वी एक्स। क्लियर। तो ये आपका आएगा एंगल में कॉन्ट्रैक्शन, इतना एंगल में चेंज आ जाएगा। जो पहले एंगल 60 डिग्री था, लेकिन अब तो 60 डिग्री नहीं है, अब तो आपका कितना एंगल आ रहा है, tan इनवर्स √3/5 आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल में भी कॉन्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है उसको हम लोग बोला करते हैं क्या, टाइम डायलेशन। क्या बोलते हैं, टाइम डायलेशन, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा और कर लेते हैं टाइम डायलेशन की, ठीक है ना। जैसे आपका वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन था, वैसे आपका टाइम का डायलेशन होता है, ठीक है ना। टाइम डायलेशन छोटी सी चीज है, समझ लेते हैं इसको। टाइम डायलेशन सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसने कहा कि अगर लेंथ में क्या हो रहा था कि अगर कोई बॉडी की लेंथ l है और वो बॉडी जो है वो वेलोसिटी की किसी वेलोसिटी v से x में जा रहा है, और वो वेलोसिटी जो है कंपैरिजन टू लाइट की वेलोसिटी है, तो हमें रेस्ट फ्रेम से देखने पे उसकी लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ नहीं होती, दिखाई देती है, वो हमें थोड़ी सी कम दिखाई देती है। लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आता है, लेंथ में चेंज आता है। ऐसे ही बोला कि हमारे पास एक रेस्ट फ्रेम है, ऐसे एक मूविंग फ्रेम है आपका एस डैश, और उसमें एक घड़ी है, उसमें एक घड़ी है, उस घड़ी में जो टाइम है वो कितना है टी डैश है। अगर मैं उसी फ्रेम से देखता हूं तो मुझे टाइम बिल्कुल एक्यूरेट दिखता है। उस टी डैश को मैं बोलता हूं प्रॉपर टाइम। क्या बोलता हूं भाई, प्रॉपर टाइम। लेकिन उसी टाइम को मैं ऑब्जर्व करता हूं कहां से, रेस्ट वाले फ्रेम से, तो मुझे वो जो टाइम है आपका टी, उस टाइम को वो वाला जो टाइम एक्चुअल वाला होता है वो नहीं होता। कुछ टाइम मुझे क्या होता है
चेंज दिखाई देता है, ठीक है ना। जो टाइम मुझे एक्चुअल में दिखाई देना चाहिए था वो मुझे दिखाई नहीं देता, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम डायलेशन। क्या बोलते हैं? टाइम डायलेशन। तो यहां से जो टाइम दिखेगा वो डायलेटेड टाइम होगा, वहां से जो टाइम दिखेगा वो क्या होगा? प्रॉपर आपका टाइम होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दो अलग अलग टाइम मेजर करता हूँ, T1 डैश और T2 डैश। भाई दो अलग अलग टाइम नोट करता हूँ, उनका डिफरेंस देखता हूँ और इस फ्रेम से देखता हूँ, दोनों में अगर सेम आता है तो इसका मतलब सही है, और अगर चेंज आ रहा तो फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या करता हूं मैं, T2 डैश माइनस का T1 डैश निकालना मुझे, तो T2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? T2 डैश का मतलब है उस फ्रेम के अंदर जो है आपका टाइम कितना आएगा। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता कितना होता है? T2 माइनस का, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था टाइम के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, T2 इज इक्वल टू T2 डैश माइनस का Vx अपॉन में C का स्क्वायर, है ना। तो अगर मुझे इस वाले फ्रेम में चाहिए तो मैं इनवर्स वाले लगाता हूँ, T2 इज इक्वल टू T2 डैश Vx डैश अपॉन में सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देता हूँ, ठीक है ना। और इनटू में क्या आएगा बताओ? गामा तो आएगा ही साथ साथ में, है ना, गामा तो साथ साथ चलता ही है। सिमिलरली बताओ T1 कितना आएगा? T1 इज इक्वल टू T1 डैश माइनस का Vx1 डैश अपॉन में सी स्क्वायर, साथ में कितना आएगा? गामा आएगा, ठीक है ना। ये आपके इनवर्स के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है टाइम वाले, ठीक है ना, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टाइम, ठीक है ना। ये दोनों आपको फॉर्मूले पता है, अब कुछ नहीं करना, लेस कर दो, दोनों को घटा दो, T2 माइनस T1, मुझे तो T2 माइनस T1 चाहिए, डायलेटेड टाइम चाहिए, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आएगा? T2 डैश माइनस T1 डैश, साथ में माइनस का V कॉमन आ गया, C स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे x2 डैश माइनस का x1 डैश है, और साथ में कौन है? गामा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने टाइम अलग अलग टाइम नोट किए हैं तो पोजीशन जो है मैंने क्या नोट की है? सेम नोट की है, ठीक है ना। यानी जो आपका डेल्टा टी जो है वो आपको क्या, डेल्टा एक्स आपका क्या आएगा? 0। भाई x2 डैश माइनस x डैश क्या है? घड़ी जो है वहीं पे है, घड़ी की पोजीशन चेंज नहीं की है, इसका मतलब दोनों एक ही पोजीशन पे हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, दोनों टाइम मुझे एक ही जगह पे ऑब्जर्व करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में दोनों एक ही टाइम पे ऑब्जर्व किया था, तो डेल्टा टी 0 हुआ था। अब मुझे दोनों एक ही जगह पे ऑब्जर्व करने हैं, दोनों केस, दोनों इवेंट, इसका मतलब डेल्टा एक्स मेरा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होगा? T2 डैश माइनस T1 डैश इंटू गामा, ये 0 हो गया है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। T2 माइनस T डैश क्या है बताओ? डायलेटेड टाइम है, इसको मैं बोलता हूँ T इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश क्या है? ये मेरा ओरिजिनल टाइम है, प्रॉपर टाइम है। ये आपका गामा कितना होता है? 1 माइनस का V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। इसका मतलब है मुझे आपका टाइम चाहिए डायलेटेड टाइम, तो वो कितना होगा? प्रॉपर टाइम अपॉन में समथिंग। इसका मतलब है अगर मैं इस नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं तो ये टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो मुझे जो टाइम है वो क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात लिखता हूं कि चलती हुई घड़ी स्लो चलती है। इसका क्या मतलब हुआ? घड़ी स्लो चलने का मतलब ये है, चलती हुई घड़ी का मतलब है घड़ी चल रही है, घड़ी ऐसे नहीं चल रही बल्कि घड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। घड़ी की सुई की बात नहीं कर रहे हैं, घड़ी जो है कंप्लीट घड़ी की जो बॉडी है वो मूव कर रही है। तो घड़ी अगर जिस स्पीड से चलेगी तो चलती हुई घड़ी में जो उसकी सुई का जो मोशन है वो क्या होगा? कम होगा, मतलब टाइम धीरे धीरे चलेगा घड़ी अगर चलती होती है तो यहाँ पे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, मूविंग क्लॉक से, और कई जगह पे लिखा हुआ रहता है मूविंग क्लॉक से रन से स्लो, चलती हुई घड़ी धीरे चलती हैं, चलती हुई घड़ी धीरे चलती है, टाइम धीरे दिखाती है। तो ये होता है आपका लेंथ टाइम का डायलेशन, T इज इक्वल टू T0 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। आगे बात समझ में, उसमें आपका L इज इक्वल टू कितना था? L0 अपॉन में L0 इंटू 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया, T इज इक्वल टू T0 इंटू गामा, ठीक है ना। T इज इक्वल टू T0 इंटू गामा कर सकता हूं, इसे बोलते हैं टाइम डायलेशन। इसे क्या बोलते हैं भाई? टाइम डायलेशन। अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि यहाँ पे कोई घड़ी रखी हुई है, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, उसमें टाइम ये था, बताओ कि इस वाले फ्रेम से कितना टाइम दिखेगा। तो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। इसके जो क्वेश्चन है वो नहीं करवाएंगे, बहुत आसान है। जैसे हम लोगों ने पीछे प्रॉब्लम्स ली थी वैसी सबसे मतलब नॉर्मल और बेसिक प्रॉब्लम जो होती है वो किसकी होती है? टाइम डायलेशन की होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है उस पर पुट कर दीजिए, टाइम के अंदर जो टाइम आपको गिवन होगा वो टाइम दोनों का लेस कर लीजिए, वो आपका प्रॉपर टाइम होगा। आपसे पूछा जाएगा डायलेटेड टाइम, तो आप उसमें 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, आपको पता होगा घड़ी की वेलोसिटी कितनी, मूविंग फ्रेम की जो स्पीड है पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं टाइम डायलेशन, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी जो थी आपकी, दो एप्लीकेशन जो थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की,
पहले आपने पढ़ा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा हमने पढ़ा टाइम डायलेशन, ठीक है ना, लंबाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइम आपका डायलेट हो जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। अब अगली वीडियो में जो हम लोग जो है नए ट्रांसफॉर्मेशन पे बढ़ेंगे। लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन हमने वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम के हम लोगों ने पढ़ लिए, एंगल के भी पढ़ लिए, एरिया वॉल्यूम के भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के मोमेंटम और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होते हैं, जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी इनवेरिएंट नहीं होती बल्कि वेरिएंट होती है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें वो एक्सेलरेशन जो होती है आपकी सभी फ्रेम्स में इनवेरिएंट रहती है, ठीक है ना। जो वेरिएंट होगा उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तक जो पोजीशन है, टाइम है, वेलोसिटी हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।